अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन टीवी। एजुकेशन टीवी पर हम तैयारी कर रहे हैं हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस, लेक्चर एजुकेशन, एसएस एजुकेशन और एसएसटी जनरल BS17 के टेस्ट की। ये हमारा लेक्चर नंबर 31 है और इससे पहले हम 30 लेक्चर्स में एजुकेशन की 2 बुक्स को कंप्लीट कर चुके हैं, जिनमें एजुकेशनल फ़िलासफ़ी और एजुकेशनल टेस्टिंग एंड मेजरमेंट शामिल है। और अभी जो हमारी बुक चल रही है वो है एजुकेशनल साइकोलॉजी। जो 2 बुक्स कंप्लीट हो चुकी हैं, हमने उनकी प्लेलिस्ट भी बना दी है ताकि आप लोगों को तमाम बुक्स के जो लेक्चर्स हैं वो एक ही जगह पर इजीली अवेलेबल हों। तो आज का जो अभी हमारा लेक्चर है वो है जीन पियाजे की जो थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, उसके बारे में आज हम डिटेल से बात करेंगे। आज के लेक्चर में जो बातें हम डिस्कस करेंगे वो होंगी कि जीन पियाजे कौन था, उसने जो 4 स्टेजेस दी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की वो कौन कौन सी थी। उसके बाद हम ईच जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेज है, हर एक स्टेज को सेपरेटली डिस्कस भी करेंगे और उनके जो डिस्टिंक्टिव फीचर्स होंगे हम उनको भी डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले है सेंसरी मोटर स्टेज है, इसके फीचर की बात करेंगे। उसके बाद प्री ऑपरेशनल स्टेज है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है और इसके अलावा कुछ टर्म्स इंट्रोड्यूस करवाई थी जीन पियाजे ने। वो टर्म्स कौन कौन सी हैं हम उनके बारे में भी बात करेंगे। वो टर्म्स जिनमें स्कीमा है, उसके बाद और बहुत सी टर्म्स है, अकोमोडेशन है, असिमिलेशन है, ये सारी जो हैं वो चीज़ें भी हम इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जीन पियाजे कौन था। जीन पियाजे जो था वो एक स्विस साइकोलॉजिस्ट था, यानी कि वो स्विट्ज़रलैंड से बिलोंग करता था और वो 1896 में स्विट्ज़रलैंड में पैदा होता है और 1980 में वो जिनीवा में उसकी डेथ हो जाती है। पियाजे की जो थ्योरी है वो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये बताती है हमें कि एक जो चाइल्ड है उसके अंदर कॉग्निटिव डेवलपमेंट को लेकर कौन कौन सी चेंजेस आती हैं और किस तरह से उसके अंदर कॉग्निटिव प्रोसेस जो होता है वो पैदा होता है। तो वो पहला साइंटिस्ट था जिसने सिस्टमेटिक स्टडी की थी अबाउट द एक्विजिशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन चिल्ड्रन, कि अंडरस्टैंडिंग के बच्चे कैसे हासिल करते हैं, उनकी जो मेंटल एबिलिटीज़ हैं वो कैसे होती हैं। ये सिस्टमेटिक स्टडी जो पहली बार की थी वो जीन पियाजे ने की थी। पियाजे से पहले यही समझा जाता था कि जो बच्चे होते हैं दे आर एक्चुअली द स्मॉलर वर्जन ऑफ एडल्ट्स, यानी कि जो बच्चे हैं और जो बड़े हैं इनके दरमियान सिर्फ साइज़ का डिफरेंस है, उनके सोचने समझने में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। जैसा बड़े सोचते हैं वैसा ही बच्चे सोचते हैं, यानी कि दे आर जस्ट स्मॉलर वर्जन ऑफ एडल्ट्स। लेकिन पियाजे ने पहली बार ये आइडेंटिफाई किया था कि बच्चों का थिंकिंग प्रोसेस जो है वो डिफरेंट है फ्रॉम द वे ऑफ द एडल्ट, यानी कि एक बड़ा बच्चा जो है जिस तरीके से वो सोचता है उसके सोचने का तरीका जो है वो छोटे बच्चे के सोचने के तरीके से डिफरेंट है, या छोटे बच्चों का जो सोचने का प्रोसेस है वो बड़े बच्चों की निस्बत डिफरेंट है। और उसने ये भी कहा था कि इंटेलिजेंस एक ऐसी चीज़ है जो ग्रो करती है और ये ग्रो करती है थ्रू अ सीरीज़ ऑफ स्टेजेस, यानी कि इसकी ग्रोथ होती है प्रॉपर और एक स्टेज से दूसरी स्टेज की तरफ ये जाती है। यानी कि अगर एक स्टेज है पहले वहाँ पर इंटेलिजेंस, उससे नेक्स्ट लेवल पर ये ग्रो करती हुई सेकंड स्टेज पर जाएगी और इस तरह से ये ग्रो करेगी और डिफरेंट स्टेजेस से होती हुई ग्रो करेगी। और यहाँ पर आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बताता चलूँ कि अल्फ्रेड बिने जो था जिसने इंटेलिजेंस टेस्ट बनाए थे उसके असिस्टेंट के तौर पर भी इसने काम किया है। क्योंकि उसका काम इंटेलिजेंस से रिलेटेड था तो जीन पियाजे उससे भी इन्फ्लुएंस था और उस जीन पियाजे ने भी बच्चों के इंटेलिजेंस के ऊपर बात की है। कॉग्निशन होती ही इंटेलिजेंस ही है। तो यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके साथ शेयर करूँ, वो ये है कि इसने 11 साल की एज में पहला साइंटिफिक पेपर जो है ये अपना पब्लिश किया था। तो ये थोड़ा बहुत उसकी लाइफ के मतलब था। तो अब बात करते हैं सेंसरी मोटर स्टेज के बारे में और उसके फीचर के बारे में। ये पहली स्टेज है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की और
इस स्टेज को नाम दिया गया है सेंसरी मोटर स्टेज का। ये स्टार्ट होती है बर्थ से लेकर और रहती है 2 साल की उम्र तक, यानी कि इसका जो लाइफ स्पैन है वो है 0 to 2 ईयर्स। और इसके जो मेन फीचर ये हैं वो ये हैं कि जैसा कि नेम से ज़ाहिर है सेंसरी और मोटर, यानी कि इसमें बच्चा जो चीज़ें लर्न करता है वो करता है अपनी सेंसेस के ज़रिए और अपनी मोटर स्किल्स के ज़रिए। सेंसेस में आपको पता है हमारी 5 सेंसेस हैं और मोटर स्किल्स में उसके हाथ और पाँव शामिल होते हैं, यानी कि उसकी मूवमेंट्स शामिल होती हैं। यानी कि बच्चा सेंसेस और मोटर स्किल्स के ज़रिए चीज़ों को सीखता है, दुनिया के मुतालिक अपना नॉलेज हासिल करता है। उसके बाद है चिल्ड्रन लर्न अबाउट द वर्ल्ड थ्रू बेसिक एक्शन सच ए सकिंग है, ग्रास्पिंग है, लुकिंग है एंड लिसनिंग है। ये सारी चीज़ें इनका तल्लुक़ सेंसेस के साथ ही है। यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि मेन फीचर जो है इस एज का वो है ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस ये होता है कि अगर एक चीज़ बच्चे को दिखा दी जाए और उसके बाद बच्चे के सामने से वो हटा दी जाए तो बच्चा ये समझता है कि वो चीज़ कहीं ना कहीं पर मौजूद ज़रूर है। वो ये नहीं समझता कि ऐसा नहीं है कि वो चीज़ ख़त्म हो गई, उसके सामने से हट गई है तो वह ख़त्म नहीं हुई, बल्कि ऑब्जेक्ट परमानेंस यानी कि परमानेंटली वो चीज़ जो है वो मौजूद है। उसके बाद एक और फीचर है इस एज का, वो है आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। यानी कि आपने एक बच्चे को एक चीज़ दिखाई है और उसके बाद उसके सामने से हटा दी है तो वो बच्चे के माइंड से उतर जाएगी, यानी कि उसको भूल जाएगा। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड का मतलब ये, यहाँ पर इसको थोड़ा सा इसका डिफरेंस भी समझ लें। ऑब्जेक्ट परमानेंस से क्या मुराद है और आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड का क्या मतलब है। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड का मतलब ये है कि साइट से हट गई तो माइंड से भी हट गई, यानी कि साइट आपकी नज़रों से एक चीज़ हटी तो आप बच्चे को वो भूल गई। अक्सर आपने देखा कि बच्चा एक चीज़ की डिमांड कर रहा होता है, आपकी चीज़ हाथ में होती है तो आप उसको बच्चे की नज़रों से दूर कर देते हैं, अपने पीछे रख देते हैं, फेंक देते हैं कहीं, और थोड़ी देर बाद बच्चा उस चीज़ को भूल जाता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस में ये होता है कि अगर आप बच्चे के सामने से वो हटा भी देंगे, ठीक है बच्चा भूल जाएगा, लेकिन इसका ये मतलब कभी नहीं होगा कि बच्चा ये कहे कि वो दुनिया से ख़त्म हो गई है, नहीं, बल्कि बच्चा ये सीखता है कि थिंग्स कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, कि चीज़ें मौजूद रहती हैं अगरचे वो आपके सामने नहीं भी होती तो भी। उसके बाद ये है कि इस एज का एक और फीचर ये है कि दे आर सेपरेट बीइंग्स फ्राम द पीपल एंड ऑब्जेक्ट अराउंड देम। उनका जो सोचने समझने का जो डिफरेंस है वो दूसरे लोगों से डिफरेंट है। उसके बाद जो है इस स्टेज पर जो बच्चों का एंटायर एक्सपीरियंस होता है वो होता है उनकी बेसिक रिफ्लेक्सेस के ज़रिए, उनके सेंसेस और मोटर स्किल्स। ये हम तकरीबन पहले भी बात कर चुके हैं। और इसमें है कि इट इज़ द ड्यूरिंग सेंसरी मोटर स्टेज दैट चिल्ड्रन गो थ्रू अ पीरियड ऑफ ड्रामेटिक ग्रोथ। इसमें बहुत जल्दी ग्रोथ होती है, स्विफ्ट ग्रोथ होती है और बच्चे बहुत सारी चीज़ों को क्विकली लर्न कर रहे होते हैं। वो नई नई डिस्कवरीज़ कर रहे होते हैं, अपने इन्वायरमेंट को सीख रहे होते हैं, इर्द गिर्द की चीज़ों में इंटरेस्ट ले रहे होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये पीरियड है सेंसरी मोटर स्टेज वाला 0 to 2 ईयर वाला, तो ये ड्रामेटिक ग्रोथ का पीरियड है, ड्रामेटिक लर्निंग का पीरियड है। बच्चे इस एज में ना सिर्फ अपने फ़िज़िकल परफॉर्मेंसेस को सीखते हैं, एक्शंस को सीखते हैं क्रॉलिंग्स और वॉकिंग के ज़रिए, बल्कि वो लैंग्वेज को भी सीखते हैं कि अपने माहौल में किस तरह से इंटरेक्ट करना है। सेकंड स्टेज है जी प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है ये सेकंड स्टेज है और इसका जो ड्यूरेशन है वो 2 to 7 ईयर है, यानी कि 2 से 7 साल के दौरान। इसको हम प्री चाइल्डहुड स्टेज भी कहते हैं या इसको टॉय एज भी बोला जाता है। देखें आप बच्चे, आपके घर में बच्चे होंगे, आप उनको ऑब्जर्व भी करते होंगे, तो 2 से 7 साल की जो एज होती है बच्चे की, उसमें बच्चा खेलता है, खिलौनों के साथ खेलता है और ये लड़कपन से पहले की एज होती है। और इस स्टेज पर क्यूरियोसिटी जो है वो अपनी पीक पर होती है और बच्चा जो है वो मुख्तलिफ नई चीज़ें सीखता है। यहाँ पर एक फ़ीचर है इस एज का, वो है कि सिम्योटिक फंक्शन सीखता है बच्चा सीखता है कि सिंबल्स को कैसे यूज़ करना है, जेस्चर्स को कैसे यूज़ करना है और साइंस को कैसे यूज़ करना है। लैंग्वेज डेवलपमेंट इस एज पर अपनी पीक पर होती है। बेशक पिछली एज में भी बच्चे ने लैंग्वेज सीखी है,
0 से 2 साल के दौरान बच्चे ने लैंग्वेज सीखी है, लेकिन इस स्टेज पर लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है वो अपनी पीक पर होती है और ये समझा जाता है, ऐसा बिलीव किया जाता है कि इस स्टेज पर जो बच्चा है वो मल्टीलिंगुअल बन सकता है, यानी कि वो एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस भी सीख सकता है। उसके बाद इस स्टेज पर वोकैबुलरी जो है वो बहुत स्विफ्टली इंक्रीज़ होती है और एक अंदाजे के मुताबिक एक बच्चा जो है वो 2000 वर्ड्स तक इस एज में सीख लेता है। अभी प्री ऑपरेशनल स्टेज को ही कंटिन्यू करते हैं। इस स्टेज का एक बहुत बड़ा फीचर है, वो है ईगोसेंट्रिसिज्म। ईगोसेंट्रिसिज्म में ये है कि बच्चा जो है वो हर चीज़ को जो इसके अराउंड है, अपने इर्द गिर्द है, अपना माहौल है, इसमें हर चीज़ को बच्चा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से समझता है। वो सेल्फिश होता है नेचर का। अगर आप इस एज को हम अपने घरों से एग्जांपल दें तो 2 से 7 साल का बच्चा अगर आपके घर में है तो अगर आप उसको कहें कि दादा आपका बच्चा है और आप उसको कहते हैं कि ये जो दादा अबू हैं ये आपके नहीं मेरे अबू हैं, तो वो कहेगा नहीं 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 ये मेरे अबू हैं। या अगर आप उसको खिलौना देते हैं, वो कहते हैं कि ये मेरा है, तो वो कहेगा कि नहीं नहीं ये मेरा है। तो ईगो सेंट्रिक होते हैं बच्चे, हर चीज़ वो कहते हैं कि हमारी है, वो सेल्फिश होते हैं नेचर में। उसके बाद एनिमिज़म इस एज का बड़ा ज़बरदस्त एक फ़ीचर है। एनिमिज़म में ये है कि हर चीज़ जो है वो ज़िंदा है, एवरीथिंग इज़ अलाइव। उसके बाद ट्रांसडक्टिव रीजनिंग होती है। बच्चा जो है ट्रांसडक्टिव रीजनिंग को अगर हम आम उर्दू में इसके ट्रांसलेशन करें वो होती है दकियानूसी सोच, यानी कि बच्चा जो है वो ऐसी चीज़ों के दरमियान रिलेशनशिप डेवलप करने की कोशिश करता है जो अनरिलेटेड चीज़ें होती हैं। बच्चा इस एज में ना तो इंडक्टिव रीजनिंग को यूज़ कर सकता है, ना ही डिडक्टिव रीजनिंग को यूज़ करता है किसी भी ट्रूथ को फाइंड आउट करने के लिए। उसके बाद ये है कि बच्चा जो है इस स्टेज पर कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन को नहीं समझ पाता। वो ये नहीं समझ पाता कि एक गिलास में, एक चौड़े गिलास में और एक लंबे या पतले गिलास में किस में पानी ज़्यादा है। बड़ों को तो पता होगा कि दोनों में बराबर है, लेकिन इस स्टेज पर वो नहीं समझ पाता। उसके बाद यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर्सिबिलिटी होता है, वो भी इस एज पर बच्चे नहीं समझ पाते। वो ये नहीं समझ पाते कि पानी जो है वह बर्फ़ बन चुका है तो क्या बर्फ़ भी पानी में बदल सकती है, यानी कि क्या वापस अपनी शक्ल ले सकती है बर्फ़ पानी वाली या नहीं ले सकती। तो कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर्सिबिलिटी जो है ये भी स्टेज पर बच्चे नहीं समझ पाते हैं। उसके बाद है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज थर्ड स्टेज है और इसका जो स्पैन है या जो पीरियड है वो है 7 years to 11 years, 7 से 11 साल। इस स्टेज को हम लेटर चाइल्डहुड स्टेज भी बोलते हैं, इसको प्री गैंग स्टेज भी बोला जाता है। और इस जो स्टेज है इसमें बच्चा जो है वो सीखता है कॉन्सेप्ट ऑफ सीरिएशन, यानी कि बच्चा जो है चीज़ों को अरेंज कर सकता है उनके अकॉर्डिंग, उनके शेप और उनके साइज़ के अकॉर्डिंग, यानी कि बच्चा चीज़ों को एक सीरियल में अरेंज कर सकता है उनकी शेप और उनके साइज़ के अकॉर्डिंगली। और इसके बाद इसमें जो बच्चा है इस स्टेज में वो कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर्सिबिलिटी को समझ आता है। उसको पता चल जाता है कि ये पहले पानी था, फिर ये बर्फ़ बनी, अब बर्फ़ दोबारा से वापस अपनी शक्ल ले लेगी पानी वाली। उसके बाद है कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन, जो है वो भी इस स्टेज पर बच्चा सीख जाता है। लास्ट स्टेज पर हमने देखा कि बच्चा कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन को नहीं समझ पाता, लेकिन इस स्टेज पर बच्चा कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन को समझ पाता है। यहाँ पर उसकी जो थिंकिंग है वो लॉजिकल है लेकिन कंक्रीट है। अभी तक उसके अंदर ऑब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की एबिलिटी नहीं आई है और वो इंडक्टिव रीजनिंग को यूज़ करता है। इंडक्टिव रीजनिंग हमेशा इजी से कम्प्लेक्स की तरफ जाती है, नोन से अननोन की तरफ जाती है। तो इस स्टेज पर उसकी लॉजिकल थिंकिंग लेकिन कंक्रीट होती है और इंडक्टिव रीजनिंग को यूज़ करता है। उसके बाद है ट्रांजिटिविटी, इस एज का एक बहुत बड़ा फीचर है और वो ये है कि बच्चा लॉजिकली चीज़ों के दरमियान रिलेशनशिप को समझता है ताकि एक कंक्लूजन जो है वो ड्रॉ किया जा सके। उसके बाद है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, इसको फोर्थ और फाइनल स्टेज भी बोला जाता है और इसका जो पीरियड है वो है 12 ईयर से ऑनवर्ड है। इस स्टेज को एडोलेसेंस या अडल्टहुड स्टेज भी बोलते हैं, इसको हम गैंग स्टेज भी बोलते हैं। गैंग स्टेज से मुराद ये है कि बच्चा यहाँ पर रिलेशनशिप बनाता है, ग्रुप की शक्ल में रहना पसंद करता है,
चाइल्ड डेवलप्स लॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एबिलिटी। लास्ट में हमने पढ़ा था कि कंक्रीट थिंकिंग एबिलिटी होती है, लेकिन यहाँ पर लॉजिकल बट एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एबिलिटी होती है, यानी कि बच्चा उन चीज़ों के बारे में भी सोच सकता है जो उसके सामने मौजूद नहीं है। उसके बाद यहाँ पर डिडक्टिव रीजनिंग भी बच्चा यूज़ कर सकता है, यानी कि कम्प्लेक्स से सिंपल की तरफ भी आ सकता है और अननोन से नोन की तरफ भी मूव कर सकता है। डिडक्टिव रीजनिंग को भी यूज़ कर सकता है। इसको हम स्ट्रेस और स्टॉर्म एज भी बोलते हैं। इसको स्टेज ऑफ एक्सट्रीमिज़म भी बोला जाता है कि बच्चा जो है रेवोल्यूशनरी होता है इस एज में, और इस एज को हम प्रॉब्लम सॉल्विंग एज भी बोलते हैं। बच्चा जो है वो ट्राई करता है कि जो इसके प्रॉब्लम्स हैं उनको खुद ही सॉल्व कर ले। उसके बाद है मेटाकॉग्निशन। मेटाकॉग्निशन जो है वो भी इस एज का एक ज़बरदस्त फीचर है। मेटाकॉग्निशन ये होता है कि बच्चा अपने सोच के बारे में खुद सोचता है, क्या वो ठीक है, क्या वो गलत है, और वो अपने अफेयर्स को खुद से मैनेज कर सकता है। इस ओवरऑल जो हमारा कॉन्सेप्ट था, इसको जब जीन पियाजे ने इस थ्योरी को दिया तो उसने साथ में कुछ टर्म्स भी इंट्रोड्यूस करवाई थी। वो टर्म्स जो हैं वो हैं स्कीमा, असिमिलेशन, अकोमोडेशन और इक्विलिब्रेशन। हम इन जो टर्म्स हैं इनको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। होपफुली ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें।